हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है, ना ही इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस है जिससे कि मैं आपको अगर पकड़ा दूं कि ये आप इतने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से आपकी अभिक्षमता पर निर्भर पेपर है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं ताकि उनको सॉल्व करवा कर आपको एक समझ में आ जाए, आपकी एक बेसिक समझ विकसित हो जाए कि हमें इस तरह से प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और इतना प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि हमारा ये क्वालिफाई हो जाए। तो इसी क्रम में यहाँ पर हमने सीसेट 2011 वाला पेपर उठाया है। क्योंकि पेपर लेंथी है तो इसलिए इसे हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर आज हम इसका जो है पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, सीसेट को स्टार्ट करने से पहले इसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। किस तरह की रूपरेखा बनाकर हमें इसे क्वालिफाई करना है वो हम देख लेते हैं। सीसेट आपका सन 2011 से अस्तित्व में आया है। 2011 से पहले ये पेपर नहीं हुआ करता था। 2011 से पहले आपका जो यूपीएससी प्री था वो केवल एक सिंगल प्रश्न पत्र था और उसी में 150 प्रश्न हुआ करते थे, जिसमें से आपके 100 से ज़्यादा प्रश्न आपके जो हैं जीएस के हुआ करते थे और कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं एप्टीट्यूड के रख दिए जाते थे। तो ऐसे करके 150 नंबर का आपका पेपर तैयार हो जाता था। इस वाले पेपर की खास बात क्या थी, यानी जो 2011 से पहले प्रीलिम्स होता था उसकी खास बात ये थी कि यहाँ पर जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले छात्र हैं, जिनका साइंस नहीं रहा है, आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, वो भी आसानी से इसे क्रैक कर जाते थे। वो भी आसानी से इसे क्रैक करके मेंस में पहुंच जाते थे। क्योंकि वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, जो मैथमेटिकल पोर्सन है, रीजनिंग पोर्सन है, उसको स्किप मार देते थे। उसकी जगह वो जीएस पर ज़्यादा फोकस कर लेते थे। ऐसे करके कट ऑफ में आकर उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था। लेकिन सन 2011 में व्यवस्था परिवर्तित हुई। 2011 में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है प्रीलिम्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जीएस और सीसेट। अब यहाँ पर जीएस वाला जो पोर्शन है इसमें आप देखेंगे 100 प्रश्न हैं और 200 नंबर का पूरा पेपर है। सीसेट वाले में आपके जो है 80 प्रश्न हैं, यानी 2.5 अंकों का एक प्रश्न है। और यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% अंक लाने 200 में से आपको अनिवार्य हैं। 66 अंक मोटे मोटे अनुमान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, 80 प्रश्न में से आपके जो है 27 प्रश्न आपके जो 27 प्रश्न बिल्कुल सही होने चाहिए। तो ऐसे में आपका सीसेट क्वालिफाई माना जाएगा। तो ये तो हुई यहाँ पर बात। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जिस तरह से आप देखते हैं आपका जो जीएस वाला पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक इसी तरह से सीसेट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 पर 1। यानी आपने कहा 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 क्वेश्चन यहाँ से और गलत हो जाएगा। तो ये आपको ये भी बात अपने दिमाग में रखनी है। अब सीसेट की रूपरेखा इस हिसाब से बनाई गई है क्योंकि उस समय जब सीसेट रखा गया था तो विरोध बहुत हुआ था, आंदोलन भी हुआ था। तमाम छात्रों ने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक धरना भी दिया दिल्ली में। लेकिन हालांकि ये पेपर हट नहीं सका। बाद में इसमें कुछ नेगोशिएशन किया गया। जैसे शुरुआत में क्या था, शुरुआत में 2014 से पहले इसमें अंग्रेजी बोधगम्यता और रखी गई थी। तो इसकी वजह से जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले, हिंदी बैकग्राउंड वाले छात्र हैं उनको अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब आंदोलन लंबा चला है, संसद में भी, राज्यसभा में भी इस पर चर्चा चली, उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी बोधगम्यता वाला पोर्शन इसमें से हटा दिया गया। सीसेट में पूरी तरह से देखिए, कई बार क्या है, हम लोग अल्प ज्ञान के चक्कर में क्या होता है, हम उसके बारे में एक नकारात्मक छवि गढ़ लेते हैं। और यूट्यूब पर मैंने यही देखा है, जितने भी आपके यूट्यूबर हैं उन सभी ने मोस्टली जो वीडियो बनाए हैं सीसेट पर वो इसके मैथ और रीजनिंग पोर्शन पर बनाए हैं। यानी वो 25 से 30 प्रश्न उठा लेते हैं मैथ और रीजनिंग वाले और उन पर वीडियो ले आते हैं। इसके चलते क्या होता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनके मन में एक डर बन जाता है, उनके मन में एक नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट हो जाती है कि हम सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, हम तो हिंदी माध्यम के हैं, हमें मैथ नहीं आता है। जबकि सीसेट पेपर की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई है कि इसमें चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, चाहे वो गणित माध्यम का हो या किसी भी माध्यम का हो, वो आसानी से सॉल्व कर पाएगा, आसानी से 27 से 28 प्रश्न सही निकाल ले जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात यह है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर आपका पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा, चाहे पैसेज वाला पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन हो, मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ ताकि आपको पूरी तरह से पेपर समझ में आ सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, जो आपका सीसेट है इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, यानी कि ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको 27 प्रश्न लाने हैं और 27 से ज़्यादा भी ले आते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये 27 प्रश्न आपके सही बिल्कुल होने चाहिए। आपका जो कट ऑफ बनेगा, यानी जिसके जरिए आप मेंस में जाएंगे मेनली, वो आपका जीएस वाले पेपर से बनेगा। यानी यूपीएससी प्रीलिम्स का जीएस वाला पेपर है, उसके कट ऑफ से आप जो है आपका मेंस के लिए जाएंगे। हालांकि अगर आपने सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप रह जाएंगे, तो आप मेंस में नहीं जा पाएंगे। और मान लीजिए आप जीएस, जो जीएस वाला पोर्सन है, जीएस वाला पेपर है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, सीसेट निकाल लिया तो भी नहीं जा पाएंगे। यानी कि यहाँ पर जीएस में, यानी जीएस पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका जो भी आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसके हिसाब से कट ऑफ में आ रहे हैं
इसके अलावा आपका सीसेट क्वालिफाई है। इन दोनों को देखते हुए तभी आप मेंस में जा पाएंगे। तो ये तो चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में आप ये देखेंगे यहाँ पर बोधगम्यता रखी गई है, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल रखा गया है, तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता रखी गई है, निर्णयन और समस्या समाधान रखा गया है, सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें, आधारभूत संख्यन एवं आंकड़ों का निर्वचन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये सब हाई स्कूल स्तर से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसमें से अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे जो मोस्टली यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये चैनल आपका पूरी तरह से हिंदी माध्यम के लिए डेडिकेटेड है, तो वो लोग घबराएं बिल्कुल भी ना। आपको केवल यहाँ पर 80 में से 27 प्रश्न बिल्कुल सही करने हैं। आपको इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको मैथ अगर बिल्कुल नहीं आता है तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल किसी दूसरे की बातों को बिल्कुल आप अपने दिल पर मत लीजिए कि हम नहीं निकाल पाएंगे, आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो चीज़ें हैं, आपको जो समझ है वो आपकी विकसित हो जाए कि कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर इस पेपर की कोई स्पेसिफिक, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक कोई बुक नहीं है, स्पेसिफिक इसका कोई सिलेबस नहीं है कि मैं आपको वो सिलेबस पकड़ा दूँ, इसमें से तैयार कर लेना, इसमें से प्रश्न आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल आप जितना इसके पेपरों को सॉल्व करेंगे, यानी लगभग अब तक के जो 10-11 साल के पेपर हैं उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, उसी से ही आपका जो सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर लेखांश प्रथम है। यहाँ पर समावेशी समृद्धि के बारे में चर्चा की गई है। समावेशी समृद्धि के बारे में जान लेते हैं। समावेशी समृद्धि का मतलब ये होता है कि यहाँ पर केवल सरकार ही नहीं, यानी जनता भी, प्राइवेट सेक्टर भी, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो ऐसे करके समावेशी समृद्धि वाला कॉन्सेप्ट ये पूरा होता है। तो समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार की गंभीर आवश्यकता है। सरकार के आकार के विषय में अर्थशास्त्रियों के बीच हुई आरंभिक बहस भ्रामक हो सकती है। समय की आवश्यकता है कि एक सामर्थ्यकारी सरकार हो। इस समय की आवश्यकता ये मानी गई है कि यहाँ पर एक सामर्थ्यकारी सरकार हो और राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह भारत राष्ट्र के विशाल और जटिल स्वरूप को देखते हुए आसान नहीं है। यानी ये भी बात यहाँ पे माइंड में रखी गई है कि भारत जैसे राष्ट्र में ये संभव नहीं है कि सरकार सारे कामों की पूर्ति कर सके या सारे काम अपने आप से निपटा सके, ये संभव नहीं है। सरकार सभी वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करें और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखें। ऐसी अपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। जैसा कि 1990 से पहले हुआ करता था कि सरकारी फैक्ट्री चला रही है, सरकारी होटल देख रही है, सारे काम सरकार कर रही है। तो क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा, क्योंकि हमें ये सब काम करवाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा? सिविल सर्वेंट्स रखने पड़े, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। लेकिन जब 1991 में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद सरकार ने अपने दायित्वों में थोड़ी सी कटौती की और प्राइवेट सेक्टर को पनपने दिया। परिणाम आपके सामने है, भ्रष्टाचार कम हुआ, नौकरियों का सृजन हुआ और कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं देश की GDP है उसमें भी विकास देखने को मिला। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि सरकार से सारे कामों की अपेक्षा रखना कि सरकार उत्पादन भी करेगी, नौकरियां भी सृजित करेगी, कीमतों पर नियंत्रण भी रखेगी, ये करना बेईमानी है। अगर आप सरकार ऐसा करती है तो यकीन मानिए जो नौकरशाही है और भ्रष्टाचार ये चरम पर पहुंच जाएगा। लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्र के संस्थापकों ने जिस समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था हम उसके साथ बने रहें और साथ ही इसके प्रति एक अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएं कि राज्य यथार्थतः क्या प्रदान कर सकता है। यानी राष्ट्र के संस्थापकों ने समावेशी समृद्धि का उद्देश्य रखा था, ये ध्यान रहना। अगला है, यही एक सामर्थ्यकारी राज्य के विचार की ओर ले जाता है, अर्थात एक ऐसी सरकार जो नागरिकों को उनकी आवश्यकताओं की हर चीज की प्रत्यक्षतः पूर्ति करने का प्रयास नहीं करती, बल्कि क्या करती है? वह बाजार के लिए एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है ताकि व्यष्टिक उद्यम फल फूल सकें और नागरिक अधिकांश भाग के लिए एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए प्रावधान कर सकें। और वह ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आती है जो स्वयं अपनी बेहतरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिन्हें सहारे और मदद की आवश्यकता होती है। अतः हम एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो बाजार के मामले में प्रभावी, प्रोत्साहन अनुकूल नियम स्थापित करे और न्यूनतम हस्तक्षेप करती हुई हाशिए पर बनी रहे। यानी सरकार, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो कम से कम हस्तक्षेप करे और अपना हाशिए पर रह के केवल इस तरह का लोकाचार सृजन करे ताकि वहाँ पर सारी व्यवस्था जो है वो मैनेज हो जाए, सारी व्यवस्था वहाँ पर फल फूल सके। यानी कि वहाँ पर जो उद्यमी हैं वो भी फल फूल सकें, पूरा व्यष्टिक उद्यम है वो भी चल सकें, वहाँ पर नागरिक भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ निर्धनों को शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं तथा पर्याप्त पोषण और आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उनकी प्रत्यक्ष सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। देखिए, पूरे पैसेज का अगर हम एक सार में आपको अर्थ बताते हैं, सार में अर्थ ये है, पहली बात यह है कि यहाँ पे अपेक्षा ये की गई है कि सरकार की जो भूमिका है
उसे थोड़ा कम किया जाए, यानी सरकार अपने उत्तरदायित्व को थोड़ा कम करे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक समावेशिता के विचार पर बल दे। समावेशिता का मतलब वही होता है कि सबको मिलजुल कर अपनी ग्रोथ करनी है, सबको मिलजुल कर राष्ट्र को आगे ले जाना है, केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना है। तो यहाँ पर ये पूरा जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा ये सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार ही यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी जिससे कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी फल फूल सके, हमारे उद्यमी भी फल फूल सकें और भारत का नागरिक भी अपना विकास कर सके। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो सरकार उनके लिए कह सकते हैं न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति है वो भी करे। ये यहाँ पर इस पैसेज से अपेक्षा की गई है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे, जो पैसेज दिया होगा उस पैसेज के भीतर से ही होना चाहिए, बाहर से नहीं। लेखांश के अनुसार पहला यहाँ पर कथन कहा गया है, समावेशी समृद्धि का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा रखा गया था। जी हाँ, समावेशी समृद्धि का जो विचार था ये वास्तव में राष्ट्र के संस्थापकों द्वारा ये उद्देश्य रखा गया था। राष्ट्र के संस्थापकों का ये मानना था कि समावेशी समृद्धि में केवल और केवल सरकार का योगदान नहीं होना चाहिए बल्कि सभी का योगदान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला इसका जो कथन है वो सही है। समय की आवश्यकता है कि सामर्थ्यकारी सरकार हो। सामर्थ्यकारी सरकार की अपेक्षा क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है कि ताकि वो एक सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन कर सके, जिससे कि उसमें वैश्विक उद्यम फल फूल सकें, नागरिक भी अधिकांश भाग ले सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, यानी उनका इस तरह का प्रावधान उसमें हो। तो यहाँ पर समय की आवश्यकता क्या है? एक सामर्थ्यकारी सरकार हो जो कि अपने पूरे देश में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें सब लोग बढ़ चढ़कर मिलजुल कर हिस्सा ले सकें। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। सरकार को बाजार की प्रक्रियाओं में अधिकतम हस्तक्षेप रखना चाहिए। देखिए हस्तक्षेप, यहाँ पर हस्तक्षेप न्यूनतम करने की बात की गई है, हस्तक्षेप बढ़ाने की बात नहीं की गई है, यहाँ पर न्यूनतम हस्तक्षेप की बात कही गई है। देखिए ये बात, ये लाइन लाल कलर में रखी हुई है कि न्यूनतम हस्तक्षेप की यहाँ पर बात कही गई है, तो ये तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। आवश्यकता है कि सरकार के आकार में परिवर्तन हो। सरकार के आकार में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहाँ पर साफ साफ सामर्थ्यकारी सरकार की है। यानी आकार से मतलब नहीं है कि सरकार का आकार हम बढ़ा दें, छोटा कर दें, उससे मतलब नहीं है। लेकिन सरकार जो अपने काम कर रही है वो किस प्रकार कर रही है वो ज़्यादा यहाँ पर मुद्दा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे केवल आपका पहला दूसरा कथन आपका केवल सही है, यानी केवल एक और दो यहाँ पर आपके इस पैसेज से सही उत्तर निकल रहा है। तो आंसर होगा आपका इसका ए। सेकंड है आपका यहाँ पर, लेखांश के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक पर संकेंद्रित करके समावेशी समृद्धि की कार्यनीति कार्य रूप में परिणत की जा सकती है? यानी कि किस एक चीज पर हम फोकस करके जो समावेशी समृद्धि की जो कार्यनीति है वो वास्तव में हम उसे अचीव कर सकते हैं, ये यहाँ पूछा गया है। देश के प्रत्येक नागरिक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके, देखिए हमने पैसेज में ये जाना है कि सरकार देश के सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है, हर किसी को खुश नहीं कर सकती है। विनिर्माण क्षेत्र पर विनियमनों का बढ़ाकर नहीं, विनिर्माण क्षेत्र पर ही हम केवल फोकस देंगे तो बाद बाकी जनता का क्या होगा, ये भी संभव नहीं है। विनिर्मित वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करके, आपसे मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करे। हमने पहले इस पैसेज में डिस्कस कर लिया कि न्यूनतम हस्तक्षेप करे। तो सरकार जो है वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करके नहीं, सब प्रकार की वस्तुओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है, ये आपके पैसेज ने ये बात बता दी है। समाज के वंचित वर्गों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करके, ये बिल्कुल सही है कि जो लोग समाज में कुछ इस तरह के लोग हैं कि सरकार के इतने सारे प्रयासों के उपरांत भी जो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, खुद से अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार उनके लिए क्या करे, बुनियादी सेवाएं प्रदान करे। ये इस पैसेज में अपेक्षा रखी गई है। तो यहाँ सेकंड का आंसर जो होगा वो डी वाला कथन आपका सही है, आंसर है आपका डी। तीसरा प्रश्न है अब आपका इसका, यहाँ पर सामर्थ्यकारी सरकार के संघटक क्या क्या है, यानी एक सामर्थ्यकारी सरकार कैसे बनेगी। विशाल नौकरशाही, देखिए विशाल नौकरशाही के लिए पहली पैसेज में मना कर दिया गया है। आपको याद होना चाहिए कि विशाल नौकरशाही जब बढ़ेगी, यानी सारे काम सरकार ही करेगी, तो क्या होगा, नौकरशाही का बोझ बढ़ेगा और भ्रष्टाचार होगा। तो यहाँ पर नौकरशाही के लिए तो पहले ही मना कर दिया गया है कि नौकरशाही तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला है प्रतिनिधियों के माध्यम से कल्याण कार्यक्रमों को लागू करना, ये भी संभव नहीं है। यानी कि हमने ये भी चर्चा कर ली है कि सरकार सारे काम या पूरे देश की जनता को, इतने बड़े विशाल देश की जनता को सबको खुश नहीं कर सकती है, सबकी जो भी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा नहीं कर सकती है। हालांकि एक न्यूनतम वातावरण बनाकर जरूर दे सकती है। तो सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे लोकाचार का सृजन करना जिसमें व्यष्टिक उद्यम को, यानी यहाँ पर बताया गया ऐसे लोकाचार का सृजन करना जिसमें व्यष्टिक उद्यम को मदद मिले, ये बिल्कुल सही है। इस सामर्थ्यकारी लोकाचार वाला जो विचार है, यानी वह बाजार के लिए सामर्थ्यकारी लोकाचार का सृजन करती है ताकि व्यष्टिक उद्यम फल फूल सकें। तो ये आपका तीसरा वाला कथन यहाँ पर सही है।
उन्हें संसाधन उपलब्ध कराना जो अल्प सुविधा प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। अपेक्षा ये की गई है कि समाज के हाशिए वाले वर्ग के लिए सरकार कुछ यहाँ पर विशेष प्रावधान करेगी, तो यहाँ चौथा वाला कथन सही है। पांचवा है निर्धनों की बुनियादी सेवाओं के संबंध में सीधे मदद देना, ये भी यहाँ बात सही है। आपका जो लास्ट वाला पैसेज यानी पैसेज की लास्ट लाइन है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग फिर भी रह जाते हैं जो खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार का फर्ज ये बनता है कि सरकार उनके लिए कुछ ऐसे उपबंध करे या ऐसे प्रावधान करे जिससे कि उन्हें बुनियादी सेवाएं मिलती रहें। तो यहाँ पर आपका तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पर जो कथन है वो सही है, तो आंसर होगा आपका तीसरे का सी, केवल 3, 4 और 5। चौथा प्रश्न है अब आपका, राज्य क्यों सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में असमर्थ है। यानी राज्य से ये पूछा गया है कि ऐसा क्या है कि राज्य सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, इसमें असमर्थ है, क्यों है। उसके पास पर्याप्त नौकरशाही नहीं है। अगला बताया गया है यहाँ पर, वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता। देखिए, ना तो पहला कथन सही है यहाँ पर और ना ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि सरकार के बारे में पहले ही हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो पैसेज में मैं दोबारा जाऊंगा, यहाँ पर हमने पहले ही इस वाले देख चुके हैं पैसेज में कि सरकार सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन करे, सभी आवश्यक नौकरियों का सृजन करे और सभी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखे। ऐसी अपेक्षा विशाल बोझिल नौकरशाही और व्यापक भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, सरकार के पास अगर ज़्यादा नौकरशाही होगी, ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स होंगे, तो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और योजनाएं बाधित होंगी। जनता को जो आम मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो आपका जो है इसमें जो कहा गया है वो तो गलत है। वह समावेशी समृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता, ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्र के जो निर्माताओं ने जो लक्ष्य रखा था वो समावेशी समृद्धि का रखा था। राज्य से अपेक्षा यही की गई है कि वो समावेशी समृद्धि के विचार को अपनाएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा कथन दोनों ही कथन गलत हैं, तो यहाँ आंसर होगा डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। पांचवा प्रश्न है अब आपका इसके, इस लेखांश के लेखक द्वारा व्यक्त सारभूत संदेश क्या है। यानी कि यहाँ पर जो लेखांश ये दिया गया है, इस लेखांश के लेखक के द्वारा ये सारभूत संदेश क्या निकल कर आ रहा है। राष्ट्र के संस्थापकों के द्वारा अधिक कथित समावेशी समृद्धि के उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। सेकंड, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। अगला, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज के निर्धन स्तरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार और उद्योग स्थापित करे। अगला, समावेशी समृद्धि की प्राप्ति के लिए राज्य की भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, ये ज़्यादा सटीक है। आप ये देखेंगे आपके इस पैराग्राफ में भी, यानी आपके पैसेज में भी एक पैराग्राफ आया था और उसमें ये बात दोहराई गई थी कि जो राज्य की भूमिका है उस पर पुनर्विचार करने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि राज्य की भूमिका पर अगर हम पुनर्विचार कर लेंगे तो बाद बाकी ये सारे मुद्दे हैं ये अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5वें का डी वाला जो आंसर है, डी वाला कथन है, वो ज़्यादा सटीक है और यही आपका आंसर है। तो आंसर होगा आपका डी। अब आपका सेकंड पैसेज है, लेखांश द्वितीय है आपका, सृजनशील समाज की अवधारणा किसी समाज के विकास के उस चरण को निर्दिष्ट करती है जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय हो जा उठते हैं। यह उस समय सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है जिस समय उत्पीड़ित सामाजिक समूह राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। विकासशील देशों में किसानों और जनजातियों का उमड़कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन और नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। इन सामाजिक आंदोलनों के रूप और उनकी तीव्रता अलग अलग देशों में और किसी एक देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। देखिए, यहाँ पर क्रिएटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि सोसाइटी क्रिएटिव कब मानी जाती है। यहाँ पर वो बताया गया है कि जब बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय उठते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी जो हमारी है वो क्रिएटिव हो रही है। यानी कि विरोधाभास कब क्या दिखाती हैं, विरोधाभास ये दिखाते हैं कि जो भी नीतियाँ हैं हम उस नीतियों से यहाँ पर कह सकते हैं समर्थन नहीं रखते, उन नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं, या वो नीतियाँ हमें सेटिस्फाई, हमारे समाज को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, हमारे समाज के बिल्कुल विपरीत हैं। तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, जनजातियाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, लोग क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, पर्यावरण आंदोलन यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं, नारी आंदोलन भी यहाँ पर आपको उठ खड़े हुए हैं। तो ये वास्तव में एक संभाव्य विरोधाभास को प्रदर्शित कर रहे हैं और ऐसे करके आप ये माना जाता है कि समाज कहीं ना कहीं सृजनशील हो रहा है। चलिए इसी पैसेज से इसका जो प्रश्न है वो देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर वैसे 6वां है, सृजनशील समाज से लेखक का क्या निहितार्थ है। एक समाज जहाँ विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत हैं।
एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं, एक समाज जहाँ शोषित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित होती है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने आपसे पहले स्पष्ट कर दी है, लेखांश वाले जो भी प्रश्न आएंगे उनका जवाब आपको लेखांश से ही देना है, लेखांश से अलग हटकर नहीं देना है। तो यहाँ पर पहला कथन तो किसी रूप से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समाज जहाँ विविध कला रूप और साहित्यिक लेखन प्रोत्साहन पाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर आपके पूरे पैसेज में ना कला रूप का जिक्र किया गया है, ना ही साहित्यिक लेखन का जिक्र किया गया है। सेकंड, एक समाज जहाँ सामाजिक असमानताएं मानक की तरह स्वीकृत हैं, यानी कि यहाँ पर यह कहा गया है कि एक समाज जो है जिसमें सामाजिक असमानताएं हमने सब स्वीकार कर ली हैं, हमने यानी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, यानी वर्ण व्यवस्था है तो वर्ण व्यवस्था सबने स्वीकार कर ली है। जनरल वालों ने अपनी जगह स्वीकार कर ली, ओबीसी ने अपनी जगह स्वीकार कर ली और एससी ने अपनी जगह स्वीकार कर ली। देखिए, जब सामाजिक असमानता अगर मानक रूप से स्वीकार कर ली गई है तो विरोध का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो सेकंड वाला कथन तो होगा ही होगा नहीं। अगला है एक समाज जहां विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। आप थोड़ा सा बैक जाएं तो आप ये देखेंगे कि किसी समाज के विकास के उस चरण को ये निर्दिष्ट करता है सृजनशील समाज जिसमें बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय उठते हैं, यानी कि जो भी विरोधाभास हैं, जो भी सरकार की नीतियां हैं, लोग उनसे अगर कंसर्न नहीं रखते हैं, लोगों को उनसे जो है दिक्कत है, तो क्या करते हैं वो लोग विरोध करने लगते हैं। और विरोध जब मुखर और सक्रिय उठते हैं तो ये माना जाता है ये लोग सृजनशील समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन आप बिल्कुल सही है, एक समाज जहाँ विशाल संख्या में अंतर विरोध मान लिए जाते हैं, एक समाज जहां शोषित और उत्पीड़ित समूहों में अपने मानवाधिकारों एवं उत्थान की चेतना विकसित होती है। तो आपने ये भी यहाँ पर देखा है कि खास करके जो विकासशील देश हैं उनमें किसान और जनजातियां, इनका उमड़कर उठना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी आंदोलन समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी आपका सही है। यहाँ पर आपका छठवें का आपका 3 और 4 कथन सही है, तो आंसर होगा आपका सी, यानी कि 3 और 4। इसी लेखांश का अगला प्रश्न है, वैसे 7वें नंबर का प्रश्न है आपका। लेखांश के अनुसार सामाजिक आंदोलनों की अभिव्यक्तियां कौन कौन सी हैं? आक्रामकता और दाहक होना, बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना, सामाजिक समानता और वैयक्तिक स्वतंत्रता की तलाश, समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह। देखिए, यहाँ पर पहला वाला तो नहीं हो सकता। किसी भी लोकतंत्र में आक्रामकता का कोई रोल नहीं है, यानी आक्रामकता या फिर कह सकते हैं गुंडागर्दी हो या फिर देश विरोधी गतिविधियां चलाने का कोई काम हो, इस तरह का तो बिल्कुल भी होना संभव ही नहीं है, ना ही आपके पैराग्राफ में भी जिक्र भी नहीं किया गया है। आक्रामकता और दाहक होना कहीं भी यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। बाह्य बलों के द्वारा उकसाया जाना ये भी संभव नहीं है। सृजनशीलता का गुण जो होता है वो अंदर से आता है। लोगों को जब लगने लगता है कि वास्तव में हमारे साथ सदियों से गलत हो रहा है और हमें अब संगठित होकर राजनीतिक रूप से एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, तभी लोग अपने जो भी कह सकते हैं, जो भी उनके विचार हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, उनको लेकर एकजुट हो पाते हैं और सरकार के सामने कह सकते हैं एक लंबा संघर्ष करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड कथन भी नहीं होगा, यानी कि जो सृजनशीलता का गुण है, लोगों की अभिव्यक्तियां हैं, वो किसी को उकसाने से बाहर नहीं आती हैं, बल्कि जब अपने आप में उनका पूरा समूह संगठित हो जाता है, अपनी मांगों के लिए मुखर हो जाता है, तब वो बाहर आती हैं। सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तलाश, ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं सामाजिक आंदोलनों की जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो अभिव्यक्तियां सामाजिक समानता के लिए या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये सब चीज़ों की तलाश करती हैं। आपने अभी देखा ही है जो जातिगत मुद्दे हैं या फिर जनजातियां अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही हैं या लोग क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तलाश की वजह से तो खड़े हो रहे हैं। समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज के कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके साथ सदियों से कह सकते हैं वो हाशिए पर रहे हैं, सदियों से उससे उनके साथ भेदभाव होता आ रहा है। जैसे हम इन्हीं में उठा लेते हैं नारीवादी आंदोलन। तो नारीवादी आंदोलन क्यों खड़े हो रहे हैं? खड़े होने का रीजन ये है कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है। पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा महिलाओं को दबाया गया है। तो आज वो महिलाएं जब पढ़ लिख गई हैं तो पढ़ लिख कर वो क्या कर रही हैं? अपने अधिकारों के लिए उठ खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर समाज के अवमानित वर्गों को विशेषाधिकार और आत्मसम्मान प्रदान करने का आग्रह है। तो यहाँ पर आपका 7वें का 3 और 4 जो कथन है वो सही है। तो 7वें का आंसर होगा आपका सी, केवल 3 और 4। 8वां प्रश्न है, ये भी आपका इसी लेखांश से है। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सृजनशील समाज बनने के लिए विविध प्रकार के सामाजिक आंदोलनों का होना अनिवार्य है। अगला है, सृजनशील समाज बनने के लिए संभाल अंतर विरोधों और संघर्षों का होना अत्यावश्यक है। देखिए, यहाँ पर देखिए संभाल नहीं है बल्कि संभाव्य है। ये यहाँ संभाल नहीं है बल्कि संभाव्य है, ठीक है, कि संभाव्य अंतर विरोधों और संघर्षों का होना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है।
नहीं, लेखांश के अगर आप प्रति वाक्य में देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि विविध प्रकार की जो सामाजिक आंदोलन हैं समकालीन समय में सृजनशील समाज के आविर्भाव के लक्षण हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इसका जो पैराग्राफ का अगर अंतिम वाक्य देखेंगे, यानी इस पैराग्राफ के अगर अंतिम वाक्य में आप देखेंगे कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए इन आंदोलनों की उपस्थिति मात्र देश में सृजनशील समाज के आविर्भाव को इंगित करती है। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है। तो यहाँ पर आप पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड है, सृजनशील समाज बनने के लिए संभाव्य अंतर विरोधों और संघर्षों का होना आवश्यक है। ये बात हमने शुरुआत में ही देख ली थी कि कोई समाज, सृजनशील समाज कैसे बनता है, जब वहाँ बड़ी संख्या में संभाव्य विरोधाभास मुखर और सक्रिय उठते हैं और लोग अपनी मांगों के लिए एकजुट हो जाते हैं, राजनीतिक स्तर पर संगठित हो जाते हैं, तब हम ये मान लेते हैं कि लोग सृजनशील समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपका जो है ये सही है। यहाँ पर 8वें का दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। अब देखिए आपका अगला लेखांश है और ये लेखांश आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी से यहाँ पर लिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र लोगों को विविध प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। खाद्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, बाढ़ नियंत्रण, मृदा स्थिरीकरण, परागण, जलवायु विनियमन, आध्यात्मिक परितोष और सौंदर्यपरक आनंद, कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। यानी कि हमें पर्यावरण से लगभग ये सारी चीज़ें मिलती हैं जितना यहाँ पर जिक्र किया गया है। इनमें से अधिकांश लाभ या तो अप्रतिस्थापनीय है, यानी कि जो भी हमें इस पर्यावरण से लाभ मिल रहे हैं आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यानी ये मतलब नहीं है कि आप इसकी जगह कुछ और ले लेंगे या कहीं और से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नहीं, ये सब चीज़ें आपको नेचर के द्वारा ही मिल सकती हैं, प्रकृति के द्वारा ही मिल सकती हैं। या उनको प्रतिस्थापन करने वाली प्रौद्योगिकी प्रतिषेधक रूप से महंगी है। यानी मान लीजिए आप अगर ये पर्यावरण को हटा दें, यानी कि पूरा नेचुरल जो सिस्टम उसको हटा दें और आप चाहें कि ये सारे जो लाभ हैं कहीं और से मिल जाएं, तो अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी के दम पे मिल भी जाएंगे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। उदाहरणार्थ, समुद्री जल का बिलवड़ीकरण कर पेय अलवड़ जल उपलब्ध कराया जा सकता है, किंतु यह अत्यधिक लागत पर ही संभव है। ये भी बात सही है कि जो समुद्री जल है, जो लवड़ी जल होता है, अगर आप इसे जो है इसको बिलवड़ीकरण करें, यानी जो भी तकनीक आप अपनाएं उसकी जगह उसकी वजह से इसको जो है आप इसमें जो भी साल्ट मिले हुए हैं, जो भी इसमें अशुद्धियाँ घुली हुई हैं, उनको अगर पृथक करने का प्रयास करें तो ये तकनीक वास्तव में बहुत महंगी है। तेजी से बढ़ती मानव जनसंख्या ने वस्तुओं और सेवाओं की, विशेषकर खाद्य, अलवड़ जल, इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन की अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यधिक बदल डाला है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि जो भी लगातार हमारी मांगें बढ़ती जा रही हैं, लगातार हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह से जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इन अपरिवर्तनों ने मानव के कल्याण और आर्थिक विकास में भरपूर योगदान दिया है। ये लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं, यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ है वो समान रूप से सबको वितरित नहीं हुआ है। ये बात यहाँ पे मानी गई है, आपके इस पैराग्राफ में ये बात कही गई है। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है, यानी कि जो पारिस्थितिकी परिवर्तन हुए हैं उनसे कुछ लोगों को हानि हुई है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि दूसरों के दीर्घावधिक अवकर्षण की लागत पर हुई है। यानी कि आप जो देख रहे हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुओं की या सेवाओं की लगातार अल्प वृद्धि हुई है, तो ये भी यहाँ पर संभव है कि ये दूसरों के दीर्घावधिक अवकर्षण की लागत पर हुई है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप वनों की कटाई करके वनों से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं उनको बाजार में बेच रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। वहाँ पे वनों में रहने वाले जो भी जानवर हैं उनका तो आवास छिन रहा है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें तो इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, बिल्कुल चुकानी पड़ रही है। तो यही बोला गया है, उदाहरणार्थ भी बताया गया है कि खाद्य एवं रेशों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों की निर्मल जल प्रदान करने, बाढ़ नियंत्रण करने, देखिए बाढ़ लिखा हुआ है यहाँ पे, बाढ़ आएगा, ये शब्द जो है बाढ़ आएगा, कि बाढ़ नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को आधार प्रदान करने की क्षमता में हिनास हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमने जो खाद्य और रेशे के उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में जो पारिस्थितिकी तंत्र हमें निर्मल जल प्रदान कर रहे थे, बाढ़ का नियंत्रण कर रहे थे या जैव विविधता को संरक्षित करके रख रहे थे, उस चीज़ में यहाँ पर हिनास हुआ है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। 9वां प्रश्न अब इसका अटेम्प्ट करते हैं। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? आध्यात्मिक परितोष पर, सौंदर्यपरक आनंद पर, पेय अलवड़ जल पर, खाद्य एवं रेशों के उत्पादन पर, जैव विविधता पर। थोड़ा सा मैं आपके पीछे फिर से जाता हूँ पैराग्राफ में, आप ये पाएंगे यहाँ पर पैराग्राफ में, यानी ये पारिस्थितिकी तंत्र से हमें जो जो चीज़ें मिल रही हैं उनमें खाद्य स्वच्छ जल है, स्वच्छ वायु है, बाढ़ नियंत्रण है, मृदा स्थिरीकरण है, परागण, जलवायु विनियमन है, आध्यात्मिक परितोष, सौंदर्यपरक आनंद है। ये सब नाम इसमें आ जाते हैं।
अगर आप पहले पैराग्राफ को दोबारा से फिर से पढ़ें तो आप ये पाएंगे इसमें ये बात नहीं लिखी गई है कि बढ़ती हुई जनसंख्या इन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मैंने आपसे पहली बार में एक बात बोली थी कि आपको पैराग्राफ के अंदर से छांटना है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि ये होगा वो होगा, नहीं, इतना लंबा आपको नहीं चलना है। आपको पैराग्राफ पर फोकस देना है कि पैराग्राफ में क्या ऐसी बात लेखक ने कही है, नहीं कही है। यानी ये सारी चीज़ें हमें मिल तो रही हैं, लेकिन ये बात नहीं कही गई है कि बढ़ती जनसंख्या की वजह से इनमें दिक्कत होगी। हाँ, आपका अगला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखा गया, तेजी से बढ़ती मानव जनसंख्या ने वस्तुओं और सेवाओं की, विशेषकर खाद्य, अलवड़ जल, इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन की अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अत्यधिक बदल डाला है। यानी सेकंड वाले पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे हमारे लिए जो अलवड़ जल है, यानी जिसे हम मीठा पानी बोलते हैं, उसकी कमी हो रही है। खास करके जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये बदल रहा है। ये बात यहाँ पे सेकंड वाले पैराग्राफ में कही गई है। तो यहाँ पर ये वाला आपका तीसरा वाला कथन सही है और आपका पांचवा वाला सही है। खाद्य और रेशों के उत्पादन वाला भी नहीं है, क्योंकि खाद्य और रेशों के उत्पादन वाला एक एग्जाम्पल दिया गया है, ना कि यहाँ पर कोई बात यहाँ स्पष्ट की गई है, स्पष्ट नहीं की गई बल्कि एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा पांचवा कथन सही है। तो आंसर है आपका सी, केवल 3 और 5। 10वां प्रश्न है इस लेखांश से आपका। लेखांश में उल्लेख है कि इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इस कथन में क्या अंतर्निहित है? यानी कि यहाँ पर लेखांश में एक जगह ये शब्द आया है कि इससे कुछ लोगों की कुछ हानि हुई है। पहला, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खाद्य एवं रेशों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हुए हैं। अगला है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में अपरिवर्तनों से अल्पावधि में कुछ लोगों को चाहे क्षति पहुंच सकती है, किंतु दीर्घावधि में सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा। देखिए यहाँ पर ना तो आपका दूसरा वाला निकल कर आ रहा है, ना ही तीसरा वाला निकल कर आ रहा है। यहाँ पर केवल और केवल आपका पहला वाला निकल कर आ रहा है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये बात इस लाइन में दोहराई गई है कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो लाइन है कि पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुओं और सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि दूसरों के दीर्घावधिक अवकर्षण की लागत पर हुई है। यानी हमने कुछ चीज़ों की वस्तु की बढ़त करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की दूसरी चीज़ों को हमने कहीं ना कहीं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। ये बात हमने यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में कही है। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल आपका 10वें का ये पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका ए, केवल 1। 11वां आपका जो प्रश्न है इसी लेखांश से, लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। सेकंड, प्रौद्योगिकी कभी भी पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं का स्थान नहीं ले सकती। देखिए यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। हमने ये बात पैराग्राफ में डिस्कस की थी कि आप जो पारिस्थितिकी तंत्र से जो चीज़ें मिल रही हैं आपको, जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। बेशक आप नई टेक्नोलॉजी ले आएँ, नई टेक्नोलॉजी के दम पर ये चीज़ें हासिल कर लें, लेकिन चूंकि नई प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा महंगी है, आप यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। नेचुरल चीज़ें जिस तरह से आपको चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं उस तरह से आपको प्रौद्योगिकी ये चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पाएगी, और करवा भी देगी तो ये हद से ज़्यादा महंगी है। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आई है। तो यहाँ पर सेकंड कथन सही है। पहला है, मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। देखिए ये पहला वाला कथन बिल्कुल सरासर गलत है। यानी ये कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया गया है कि मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। ये बात कहीं भी लेखांश में नहीं लिखी गई है। केवल सेकंड वाला यहाँ पर लेखांश आपका सही है। तो आंसर होगा आपका बी, केवल सेकंड। चौथा पैसेज है अब आपका, एक नैतिक कृत्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए, हमारे अपने संकल्प से प्रस्फुटित होना चाहिए। यदि हम यंत्रवत कार्य करते हैं तो हमारे कृत्य में कोई नैतिक पुट नहीं होता है, यानी कि हमारे जो काम है उसमें बिल्कुल भी नैतिकता नहीं होती है। यह कृत्य तभी नैतिक होगा यदि हम यंत्र की तरह कार्य करने को उचित समझें और उसी प्रकार कार्य करें, क्योंकि ऐसा करते हुए हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। हमें अपने मन में यांत्रिक ढंग से कार्य करने और साभिप्राय कार्य करने के बीच विभेद रखना चाहिए। किसी राजा के लिए एक अपराधी को क्षमादान देना नैतिक हो सकता है, किंतु इस क्षमादान के आदेश का पालन करने वाला दूत राजा के इस नैतिक कृत्य में केवल एक यांत्रिक भूमिका का ही निर्वाह करता है। यह दूत राजा के आदेश का यदि अपना कर्तव्य समझकर निर्वाह करे तो उसका कृत्य एक नैतिक कृत्य होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार, यानी कोई यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करता और स्वयं को धारा के प्रवाह के साथ
लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है, नैतिकता को भला कैसे समझ सकता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, अपनी जो भी बुद्धि और विचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है और जो हो रहा है उसको होने दे रहा है, अपना दिमाग बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर नैतिकता नहीं आएगी। इस पैराग्राफ का मतलब ये निकल कर आ रहा है, व्यक्ति कभी कभी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से कार्य कर सकते हैं। रूढ़ का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रचलित विचार हैं, मान लीजिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है जो चल रहा है उससे अलग हटकर हमारा जो अंतर्मन कह रहा है वो मानना चाहिए। तो ये क्या होगा कि ये ऐसा अगर हम करते हैं, यानी परम कल्याण की दृष्टि से रूढ़ की अवज्ञा कर स्वयं अपने निर्णय से करता है। व्यक्ति कभी कभी क्या करता है, कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं लाइफ में हमारी जिसको हमें लगता है कि ये नैतिक रूप से सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर अपने मन की सुनते हैं। तो वो बात यहाँ पर लाइन में बताई गई है। 12वां प्रश्न इसका अब है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन लेखक के विचारों का सर्वोत्तम वर्णन करता है या करते हैं। नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है। किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को अविलंब प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। नैतिकता होने के लिए मनुष्य को रूढ़ि की अवज्ञा करने में समर्थ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे आप बताया गया है कि नैतिक कृत्य की पूर्ति के लिए अपने विवेक का प्रयोग आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है। कोई भी नैतिक कार्य हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे अंदर हमारा खुद का विवेक जरूर होना चाहिए। किसी स्थिति के प्रति मनुष्य को अविलंब प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अविलंब का मतलब क्या है कि तत्काल, यानी कि तत्काल प्रतिक्रिया, यानी मैन शुड रिएक्ट टू ए सिचुएशन इमीडिएटली। नहीं, हमें किसी यानी किसी काम के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करनी है, बल्कि कुछ सोच समझ कर विचार करके प्रतिक्रिया करनी है। तो सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, यानी कि जो काम मिला है उसको करना ही करना चाहिए, हमें सोचना विचारना कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत है। नैतिक होने के लिए मनुष्य को रूढ़ि की अवज्ञा करने में समर्थ होना चाहिए, यानी कोई विचार ऐसा है जो वास्तव में नैतिकता से परे है तो उसकी हमें अवज्ञा करनी चाहिए, यानी कि वो हमें पूरी तरह से मानना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर चौथा वाला कथन आपका सही है। जैसे चौथे के बारे में लास्ट वाला जो कथन है इसमें बताया गया था, लास्ट वाली लाइन बताया गया था, तो वही यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर पहला चौथा कथन आपका सही है। तो आंसर होगा आपका 12वें का डी। देखिए 13वां प्रश्न है इसी पैसेज से, लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैतिक कृत्य की निकटतम परिभाषा है। यह वरिष्ठों के आधिकारिक आदेशों पर आधारित यांत्रिक कृत्य है, यह अपने विवेक बोध पर आधारित कृत्य है, यह उद्देश्य की सुस्पष्टता पर आधारित चतुर कृत्य है, यह समझ पर आधारित धार्मिक कृत्य है। देखिए लेखांश में अगर आपने पढ़ा है और ध्यान से दिया है तो आपको पता होना चाहिए, लेखांश में ये बात कही गई है कि एक नैतिक कर्तव्य हमारा अपना कृत्य होना चाहिए। साथ ही यह भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि कोई भी कार्य नैतिक तभी होगा जब हम अपने विवेक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन ज़्यादा सटीक है, यानी 13वें का बी, यह अपने विवेक बोध पर आधारित कृत्य है। तो 13वें का आंसर होगा आपका बी वाला। अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका इसी में ही कि लेखांश में कथन है, स्वयं को धारा के प्रभाव के साथ लकड़ी के कुंदे के समान बह जाने देता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन इसका या इसके निकटतम अर्थ हैं। यानी व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वह प्रभाव दबाव के प्रति अति प्रभावी है, वह कठिनाइयों चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता, वह लकड़ी के कुंदे के समान है। देखिए यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक धारा बह रही है और धारा में अपने आप को लकड़ी के कुंदे के समान पड़ा हुआ पाता है कि भाई जिधर ये धारा ले जाएगी हम वहीं पर जाएंगे, हम इसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। यानी समाज में जो चल रहा है, हमारे बॉस ने जो कह दिया, हमें जो ऑर्डर मिल गया, आदेश मिल गया, कटप्पा वाली कहानी है ना कि राज्य आदेश, तो उसी तरह से अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि आप अपना तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पर 14वें का पहला वाला आपका जो है वो बिल्कुल सटीक है। तो यहाँ पर निकटतम अर्थ यही है। तो आंसर है आपका ए। अब देखिए आपका 5वां पैसेज है, लेखांश 5वां है, और ये वाला लेखांश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई निबंध लिखते हैं या अपने विचार डेवलप करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है तब वह किसी विलुप्त युग के सपनों में वर्तमान से पलायन ढूंढता है और अपने बीते महान कल की कल्पनाओं में सांत्वना पाता है। यानी आपने देखा होगा जब हमारा देश किसी के अधीन था, यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स के अधीन था, तो हमारे राष्ट्रवादियों ने क्या प्रयास किया, उन्होंने अतीत के स्वर्णिम युग की कल्पना करने लगे। अतीत के स्वर्णिम युग में हम भारत ऐसा हुआ करता था, वैसा हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं जनता को भी लगने लगा कि हाँ पहले के समय में हम ऐसे हुआ करते थे, बाद के समय में ये लोग आ गए, इस वजह से हमारी हालत ये हो गई है। हालांकि कुछ हद तक ये विचार सही भी है, लेकिन ज़्यादा हद तक ये मूर्खतापूर्ण है और खतरनाक विनोद है, यानी खतरनाक मजाक है जिसमें हम में से अनेक मगन रहते हैं।
हम भारतीयों का यह आचरण भी उतना ही प्रश्नास्पद है कि हम अब भी यह सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से महान हैं, जबकि हम अन्य विषयों में विश्व में नीचे आ चुके हैं। ये बात एक बिल्कुल फैक्ट की बात है कि हम लगातार, हमारे अंदर एक दंभ बना हुआ है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महान हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से दुनिया का स्वरूप बदल रहा है, वर्तमान दुनिया में परिवर्तन आ रहे हैं, तो हमें आध्यात्म पर ही फोकस देने से काम नहीं चलेगा, हमें अन्य विषयों पर भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में या भुखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती है। ये बात सही है कि आध्यात्मिकता का जो विचार हम कह रहे हैं, और मान लीजिए हमारे यहाँ स्वतंत्रता और अवसर ना हो, भुखमरी और दुख हो, तो ऐसे में आध्यात्म वाला सुख नहीं मिल पाएगा। बहुत से पाश्चात्य लेखकों ने इस धारणा को बढ़ावा दिया कि भारतीय परलोक परायण है। खास करके ब्रिटिशर्स के काल में, अंग्रेजों के काल में ये बात कही गई थी कि ये लोग तो परलोक में ही डूबे रहते हैं, यानी कि अपनी वर्तमान की टेंशन नहीं है इन्हें, अपने मतलब परलोक की टेंशन है, पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, पता नहीं कौन से कर्मों की में सजा मिलेगी, ये इसी बात में डूबे हुए हैं, इन्हें और कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि हर देश में निर्धन और अभागे लोग कुछ हद तक परलोक परायण बन जाते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी ही न बन जाएं, क्योंकि यह लोग प्रतिष्ठित उनके लिए नहीं है। पराधीन जनों की भी यही स्थिति है। पराधीन का मतलब क्या है? जो दूसरे पे डिपेंड है, वो भी यही सोचते हैं कि भाई हमने पता नहीं अच्छे काम किए थे तो हमें ये इस तरह के मालिक मिल गए, इस तरह के पिता मिल गए, कितने अच्छे हैं हमारे लिए, हमारी सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते जा रहे हैं। तो ये भी बताया गया है। पराधीन का मतलब क्या है? जो दूसरों पर निर्भर लोग हैं उनकी भी स्थिति यही है कि वो भी अपने कल्पनाओं में खुले खोए रहते हैं। जैसे जैसे विकसित होकर कोई व्यक्ति परिपक्व होता है, वैसे वैसे वह भारी वस्तुपरक दुनिया में न तो पूर्णतः तल्लीन रहता है, न ही उससे संतुष्ट होता है। वह कुछ आंतरिक अर्थ भी ढूंढना चाहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक और भौतिक संतोष भी तलाना चाहता है। यही स्थिति जनों और सभ्यताओं की भी होती है। जैसे जैसे वे परिपक्व और विकसित होकर वयस्क होते हैं, प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की इन समानांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। जब ये धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं, तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। जब ये भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है तथा मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती है। इसी लेखांश से अब आपका 15वां प्रश्न है। लेखांश में उल्लेख है कि यह लोग प्रत्यक्षत हैं उनके लिए नहीं है, यानी किन के लिए नहीं है, या उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, भुखमरी और दुख का जीवन जीते हैं, क्रांतिकारी बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ये लाइन पे जाएंगे कि यह लोग प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है, यह उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो भुखमरी और दुख का जीवन जीते हैं। यानी कि खास करके जो लोग पराधीन होते हैं और पराधीन होने के उपरांत भी वो लोग इससे आज़ादी नहीं चाहते हैं, किसी तरह का मतलब रिवॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं, यानी जो चल रहा है वो उसमें जी रहे होते हैं और भुखमरी और दुख का जीवन जीते हैं, तो उनके लिए लाइन आएगी यह उन लोगों को निर्दिष्ट करता है जो भुखमरी और दुख का जीवन जीते हैं। यह लोग प्रत्यक्षतः उनके लिए नहीं है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आध्यात्मिक या अन्य कोई महानता स्वतंत्रता और अवसर के अभाव में भुखमरी और दुख के रहते हुए संस्थापित नहीं की जा सकती है। ये इस पैराग्राफ से निकला हुआ विचार है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो विचार है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर 15वें का आंसर होगा बी। विदेशी प्रभुत्व से स्वतंत्रता चाहते हैं, ये वाला विचार राष्ट्र के संदर्भ में तो सही हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के नागरिकों के संदर्भ में इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग राष्ट्र के नागरिकों के संदर्भ में इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। क्रांतिकारी बन जाते हैं, देखिए क्रांतिकारी बनने का सवाल ही नहीं है। यानी जब लोग पराधीन होते हैं तो क्या होता है, लोग अपने जो अतीत है, अतीत के सपनों में खोए रहते हैं। तो यानी क्रांतिकारी बनने का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर आपका 15वें का बी वाला कथन आपका केवल सही है, यानी केवल सेकेंड वाला। 16वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता। आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है। पराधीन जन परलोक परायण बन सकते हैं। प्रस्तुत लेखांश के संदर्भ में कौन सी उपर्युक्त मान्यता या मान्यताएं वैध हैं? देखिए यहाँ पर हमने तो आपका जो पैसेज का जो स्टार्टिंग ही हुई है, ये यहाँ पर यही हुई है कि जब कोई देश विदेशी प्रभुत्व के अधीन होता है। विदेशी प्रभुत्व का मतलब क्या है कि हमारे ऊपर मान लीजिए किसी और का जब शासन होता है तो किस तरह से हमारे जो विचार हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर वही है कि पराधीन जन परलोक परायण बन सकते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब हम किसी के अधीन होते हैं तो हम अतीत के सपनों में खो जाते हैं, और हो सकता है कि हम अतीत में इतना खो जाएं कि हम परलोक परायण बन जाएं, कि हम अपना कल्पना करने लगेंगे। मान लीजिए इस बार का ही तो दुख है, हम अभी जो जीवन जी रहे हैं शायद हमारे कुछ पुराने या पिछले कर्मों की सजा होगी। हो सकता है इसके बाद वाला जीवन हमारा बहुत ज़्यादा मंगलमय हो।
तो हम क्या करते हैं, हम पराधीन जन परलोक परायण बन सकते हैं। यहाँ पर आपका 16 में का तीसरा वाला जो कथन है वो ज़्यादा सटीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, केवल थर्ड। आपका पहला दूसरा कथन नहीं आएगा। यहाँ पर बताया गया है कि विदेशी प्रभुत्व के अधीन एक देश आध्यात्मिक अनुसरण में मग्न नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी हम अक्सर या विदेशी प्रभुत्व के अधीन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अतीत में खो जाते हैं। तो पहला वाला तो संभव ही नहीं है। आध्यात्मिक अनुसरण में निर्धनता अवरोधक है। देखिए यहाँ पर ये पूरा जो पैसेज है ये आध्यात्मिक अनुसरण के ऊपर नहीं है, बल्कि ये इस बात पर है कि अगर कोई देश पराधीन होता है तो वहाँ पर जो वहाँ की जनता है वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करती है, किस तरह से अपने आप को स्वप्न देखती है, किस तरह से अपने विचारों को संतुष्ट करने का प्रयास करती है, ये इस पर आधारित पैसेज है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 16 में का आंसर होगा डी वाला, केवल तीसरा वाला। 17वां प्रश्न है आपका इसी लेखांश से, उपर्युक्त लेखांश की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर, भुखमरी और दुख पर, सभ्यता के विकास पर, सामान्य लोगों के तन मन और आत्मा पर। देखिए आप ये लेखांश देखेंगे तो आप ये लेखांश ये पाएंगे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जब किसी देश पर विदेशी शासन का प्रभुत्व होता है तो वहाँ के लोगों की दशा क्या होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, लेखांश में स्वतंत्रता विहीन, निर्धन और दुखी लोगों यानी कि उत्पीड़ित लोगों की मनोदशा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ 17वें का आंसर होगा आपका ए वाला। 18वां प्रश्न है अब आपका इसी पैसेज से, लेखांश के अनुसार मन और आत्मा की यंत्रणा का कारण क्या है? यानी मन और आत्मा की जो यंत्रणा है उसका कारण क्या निकल कर आ रहा है? विदेशी प्रभुत्व का प्रभाव, विदेशी प्रभुत्व से पलायन की इच्छा और बीते महान कल की कल्पनाओं में सांत्वना ढूंढना, बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन का अभाव, व्यक्ति की अक्षमता कि ना तो वह क्रांतिकारी बन पाता है और ना ही परलोक परायण। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है कि जो बाह्य जीवन है और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन का प्रयास करता है। यानी मन और आत्मा की यंत्रणा का कारण क्या है कि व्यक्ति जो करता है, यानी इस सिचुएशन में क्या करता है, ना तो वो पूरी तरह से अध्यात्म ही घुस पाता है और ना ही वो वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को बदल पाता है, वो यहाँ फंस जाता है। और आप लेखांश का जो द्वितीय परिच्छेद है, यानी द्वितीय परिच्छेद में अगर आप जाएं तो आप यहाँ पर उस पैसेज का अर्थ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप अंतिम के 3 वाक्य हैं, अंतिम के तीनों वाक्यों में आप ये देखेंगे कि जब ये भिन्न दिशाओं में चली जाती है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, मन और आत्मा को यंत्रणा देने वाली संकटावस्था उत्पन्न हो जाती है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्रत्येक सभ्यता और प्रत्येक जन बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की समानांतर धाराओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी कोई सभ्यता हो, कोई भी व्यक्ति हो, बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन की समानांतर धाराएं यानी दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। कहने का मतलब ये बताया गया है। और मान लीजिए ये जब धाराएं आपस में मिल जाती हैं या एक दूसरे के सन्निकट रहती हैं तब संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। यानी कि जो आपका बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन वाली ये लाइनें हैं दोनों, ये किसी व्यक्ति के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं तो वो आराम से स्थिर बना रहेगा। और मान लीजिए ये धाराएं विपरीत चली जाती हैं, यानी एक अलग जा रही है दूसरी अलग जा रही है, तो क्या होगा, यानी मन और आत्मा को यंत्रणा का मतलब कष्ट देने वाली एक संकटापन्न अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आपका जो कथन है वो सी वाला कथन आपका सही है। 18वें का आंसर है सी, बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन का अभाव हो जाता है। यंत्रणा का मतलब है कष्ट देना या मतलब दंड देना। अब आपका 6वां पैसेज है, एक जाति जो किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रचुरता के अनुपात से बढ़कर प्रभाव डालती है उसे कुंजीशीलता जाति कहा जाता है। कुंजीशिला यानी कीस्टोन जाति की समुदायों की समृद्धि तथा पारिस्थितिक तंत्रों में व्याप्त ऊर्जा और पदार्थों के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कीस्टोन जाति है अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो उससे जुड़े हुए उस यानी वो जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें अन्य जो तत्व मौजूद होंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि परिवर्तन आ जाएगा। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। समुद्री तारा यानी पाइसेस्टर ऑकेरिसियस भी जो उत्तरी अमेरिका के प्रशांत सागरीय तट पर चट्टानी अंतराज्वारी पारिस्थितिक तंत्रों में रहता है। कुंजीशिला यानी कीस्टोन जाति का ये उदाहरण है। ये एक उदाहरण दिया गया है और बताया गया है कि जो पाइसेस्टर है इसका पसंदीदा शिकार क्या है, मिटलस कैलिफोर्नियानस शंभू इसका जो है फेवरेट शिकार है। समुद्री ताराओं की अनुपस्थिति में यह शंभू अंतराज्वारी प्रदेश की विस्तृत पेटी में अपने अन्य प्रतियोगियों से संख्या में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उनके लिए स्थान ही नहीं छोड़ती। समुद्री तारे इन शंभुओं को ग्रास बना इस पेटी में अनावृत स्थान उत्पन्न कर देते हैं। यानी जो समुद्री तारा है पाइसेस्टर वो इन शंभुओं को क्या करता है, खाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये कुंजीशिला में जो आपका पाइसेस्टर है एक प्रेडेटर की भूमिका निभा रहा है जो कि मिटलस कैलिफोर्नियस नाम का शंभू को अपना आहार बना रहा है। इस पेटी में अनावृत स्थान उत्पन्न कर देते हैं जिसमें विविध प्रकार की अन्य जातियां अपने लिए स्थान बना लेती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पर कीस्टोन जाति जो बताई गई है इसका नाम है पाइसेस्टर
ठीक है। ये मिटलस यानी मिटलस कैलिफोर्नियस नाम का शंभू है, इसको अपना आहार बनाती है। आहार बनाने की वजह से क्या होता है, जो शंभू की जो मात्रा है कम हो जाती है, और कम होने की वजह से क्या होता है, जो आपका अंतराज्वारी क्षेत्र है वहां पर स्थान बन जाता है, और वहां पर अन्य जनजातियां, जो जातियां हैं, जनजातियां बोल रहा हूं मैं, वो वहां पर फल फूल सकती हैं, यानी वो अपनी ग्रोथ कर पाती हैं। तो ये बताया गया है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में 5 वर्ष की अवधि में अंतराज्वारी प्रदेश के चयनित भागों से समुद्री तारों को बारंबार हटाकर जाति की समृद्धि पर पाइसेस्टर के प्रभाव को दर्शाया गया। यानी जो शंभू है वो समुद्री तारा है वास्तव में, तो इसको बार बार हटाकर इसकी समृद्धि पर पाइसेस्टर के क्या प्रभाव पड़ेंगे वो बताया गया है। जिन क्षेत्रों से समुद्री तारों को हटाया गया था उन क्षेत्रों में 2 प्रमुख परिवर्तन घटित हुए। क्या घटित हुए, शंभू संस्तर का निचला किनारा अंतराज्वारी क्षेत्र में और नीचे विस्तृत हो गया, यानी कि जो शंभू संस्तर का निचला किनारा था वो अंतराज्वारी क्षेत्र में और ज़्यादा नीचे चला गया। इससे ये प्रकट होता है कि उन क्षेत्रों में जहाँ शंभू अपने अधिकांश समय जल आच्छादित रहती थी वहाँ समुद्री तारे उन्हें समूल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि जहाँ पर हमेशा ये शंभू जो थी जल से ढकी रहती थी, वहाँ पर जो पाइसेस्टर थे उन्हें समूल रूप से नष्ट करने की ये क्षमता रखते हैं। जिस प्रदेश से समुद्री तारों को हटाया गया वहाँ अचानक नाटकीय ढंग से आप देखेंगे समुद्री जंतुओं और शैवालों की 28 जातियाँ विलुप्त हो गईं। अंततः उस पूरे अधः स्तर को उस क्षेत्र के प्रबल प्रतियोगी मिटलस ने अकेले ही घेर लिया। यानी कि हमने कीस्टोन प्रजाति जो पाइसेस्टर है उसको हटा दिया, तो हमें ये देखने को मिला कि 28 जातियां विलुप्त हो गईं, और जो मिटलस नाम का जो था जिसको ये खाता था वो अचानक से वहाँ पे बढ़ गया। पाइसेस्टर के परभक्षण से प्रतियोगी संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव ही यह अधिकांश से सुनिश्चित करता है कि चट्टानी अंतराज्वारी पारिस्थितिकी तंत्रों में कौन सी जातियों का जीवन बना रहता है। देखिए यहाँ पर जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक टॉपिक है कीस्टोन जातियाँ। कीस्टोन जातियाँ वो जातियाँ होती हैं जिससे कि पूरा उनका तंत्र जुड़ा होता है। यानी मान लीजिए कोई एक जाति वहाँ से हट जाए तो बाद बाकी सारी जातियाँ जो होती हैं उससे कह सकते हैं उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो एक कोई जाति होगी वो कीस्टोन जाति मानी जाएगी जो कि सभी पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर पाइसेस्टर का एग्जाम्पल दिया गया है। तो अब हम देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नों को। लेखांश का मर्म क्या है? समुद्री तारे का अपना एक पसंदीदा शिकार होता है। कुंजी शिला यानी कीस्टोन जाति की उत्तर जीवता पसंदीदा शिकार से निर्धारित होती है। कुंजी शिला कीस्टोन जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत सागरीय तट पर समुद्री तारा एकमात्र कुंजी शिला जाति है। देखिए यहाँ पर इसमें सी वाला जो है वो ज़्यादा सटीक है। जो कुंजी शिला यानी कीस्टोन जाति है, अगर ये बनी रहती है किसी इकोसिस्टम में तो वहाँ पर जाति की विविधता को ये सुनिश्चित करती है, क्योंकि कीस्टोन का मतलब यही है कि इसमें अगर छेड़छाड़ करेंगे यानी कीस्टोन के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो बाद बाकी अन्य जो जातियाँ हैं, अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो कुंजी शिला जो है यानी कीस्टोन जाति है, जाति की विविधता को सुनिश्चित करती है। तो यहाँ 19वें का आंसर होगा आपका सी वाला। अगला है यहाँ पर लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है शंभू सामान्यतया अंतराज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्रों की प्रबल जाति है। सेकंड, समुद्री तारों की उत्तर जीवता सामान्यतया शंभुओं की बाहुल्यता से निर्धारित होती है। देखिए यहाँ पर ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। लेखांश के अनुसार पहला गलत है, क्योंकि शंभू जो है सामान्यतया सामान्य और अंतर्ज्वारी पारिस्थितिकी तंत्रों में की प्रबल जाति नहीं है। ये पहला वाला कथन गलत है। ये केवल समुद्री तारों की अनुपस्थिति में ही अपनी संख्या और क्षेत्र विस्तार में सफल हो पाते हैं। यानी जब समुद्री तारे नहीं होंगे तभी शंभू जो है बढ़ पाएंगे, और समुद्री तारे उपस्थित होंगे तो ये इन्हें खा जाएंगे। अगला है कथन 2 भी सही नहीं है, क्योंकि शंभुओं की बाहुल्यता समुद्री तारों की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है, जबकि ये कथन में उल्टा लिखा हुआ है। यानी समुद्री तारों की उत्तरजीवता सामान्यतः शंभुओं की बाहुल्यता पर निर्धारित होती है, नहीं। यहाँ पर शंभुओं की बाहुल्यता समुद्री तारों की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन जो है गलत हैं। आंसर होगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। 21वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या से आशय लेखांश द्वारा व्यक्त होता है या होते हैं? शंभुएं सदा समुद्री तारों की कठोर प्रतियोगी बनी रहती हैं। देखिए पहला वाला कथन सरासर गलत है। जैसा कि हमने देखा है शंभुओं की जो बाहुल्यता होती है समुद्री तारों की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है, तो ये कठोर प्रतियोगी नहीं माने गए हैं आपके लेखांश के अकॉर्डिंग। प्रशांत सागरीय तट के समुद्री तारे विकास क्रम के चरम पर पहुंच जा चुके हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया है आपके लेखांश में। कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि प्रशांत सागरीय तट के समुद्री तारे जो हैं विकास क्रम के चरम पर पहुंच चुके हैं और इस वजह से वहाँ की जो पारिस्थितिकी है वो चेंज हो रही है, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अगला है आपका समुद्री तारे अंतराज्वारीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के महत्वपूर्ण संघटक हैं। हाँ, ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपके
ये यानी समुद्री तारे हैं, ये आपके अंतराज्वारी यानी समुद्री तारा आपकी कीस्टोन जाती है, और ये कथन बिल्कुल सही है। ये तारे अंतराज्वारी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के महत्वपूर्ण संगठक हैं। तो यहाँ पर आपका 21वें का आंसर होगा आपका डी वाला, केवल तीसरा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्रस्तुत लेखांश के संदर्भ में कौन सी उपयुक्त मान्यता या मान्यताएं वैध हैं, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी मान्यता वैध है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं खाद्य जाल कुंजी शिला यानी कीस्टोन जाति से प्रभावित होते हैं। कुंजी शिला जाति की उपस्थिति जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की एक विशिष्ट विशेषता है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से कुंजी शिला जाति को पूर्णतः हटा दिया जाए तो इससे वह पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाएं हों या खाद्य जाल बने हुए हैं, ये कीस्टोन जाति से प्रभावित होते हैं। यानी अगर कीस्टोन जाति में परिवर्तन आएगा तो इनमें भी परिवर्तन आएगा। सेकंड कथन आपका गलत है। यहाँ पे कहा गया है कि ये जो कीस्टोन जातियां हैं ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती नहीं। ये जलीय वन कोई पारिस्थितिकी तंत्र हो, कीस्टोन जातियां हर जगह होती हैं। तो यहाँ पर ये कथन आपका सेकंड वाला गलत है। यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से कुंजी शिला यानी कीस्टोन जाति को पूर्णतः हटा दिया जाए तो इससे वह पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल ध्वस्त हो जाए। ध्वस्त नहीं होगा बल्कि उसमें कोई एक जाति अपना वर्चस्व जमा लेगी, ये देखने को मिलता है। यानी पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा बल्कि वहाँ पे एक परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका केवल 1। आपका अगला लेखांश है 7वां लेखांश है। अब जबकि भारत में बच्चों को न्यूनतम 8 वर्षों की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, यह तकलीफ भरा प्रश्न है कि क्या यह अधिकार केवल कागज तक सीमित रहेगा अथवा वास्तविकता का रूप ले सकेगा। यह याद दिलाने की शायद ही जरूरत है कि यह अधिकार संविधान में प्रतिस्थापित अन्य अधिकारों से अलग है, क्योंकि इसका लाभार्थी कोई 6 वर्षीय बच्चा या बच्ची ना तो इसकी मांग कर सकता है या कर सकती है, ना ही इस अधिकार से वंचित होने अथवा इसका उल्लंघन होने पर कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। सभी मामलों में वह वयस्क समाज ही जिसे बच्चे की ओर से कार्रवाई करनी होगी। दूसरी विलक्षण बात यहाँ पर यह है कि जब किसी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तब बाद में दिया गया कोई भी मुआवजा न तो पर्याप्त न ही प्रासंगिक हो सकता है। ऐसा इसलिए कि बाल्यावस्था बनी नहीं रहती। यदि किसी बच्चे की ओर से लड़ी गई कानूनी लड़ाई अंततः जीत भी ली जाती है तब भी यह उस बालक या बालिका के लिए किसी काम की नहीं होती, क्योंकि बाल्यावस्था में विद्यालय का जो अवसर खो चुका होता है और जीवन के बाद के वर्षों में उसी प्रयोजन के लिए काम नहीं आ सकता है। यह दुखद रूप से बालिकाओं के लिए संभावतः अधिक सत्य है, क्योंकि हमारे समाज के द्वारा उन्हें यदि मिलता भी है तो अल्प बाल्यावस्था ही मिलती है। भारतीय इतिहास में शिक्षा के अधिकार ने उस क्षण में विधि का रूप धारण किया है जिस समय मादा शिशु हत्या की दारुण तथा भ्रूण हत्या के रूप में पुनः उभर कर आई है। यानी हमारे समाज में जो भ्रूण हत्या है वो आज भी बनी हुई है। यह समाज में गहनतर विक्षोभ का सूचक है जो बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली परंपरागत बाधाओं के साथ मिलकर उसे और बढ़ा रहा है। बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्रही पूर्वाग्रह हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है तथा शिक्षा प्रणाली से दूर कर पाने में असमर्थ है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सरकार इतना सारा प्रयास कर रही है, उस प्रयास के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि आज भी कन्या भ्रूण हत्या आज भी समाज में प्रचलित है, आज भी ये बनी हुई है और ये वाकई में एक विक्षोभ का सूचक है। तो अब आप लेखांश के संदर्भ में यहाँ पर जो है उसका आप उत्तर देंगे। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, जब बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है वयस्क समाज उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं कर पाता। नहीं, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए बच्चे तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। भाई मान लीजिए बच्चों को अधिकार मिला और मान लीजिए कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह गया तो बच्चे तो कार्रवाई करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पे जो वयस्क समाज है, ये वयस्क समाज को तो अधिकार मिला है कि वो बच्चों की ओर से लड़ सकता है, कार्रवाई कर सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, PIL फिल कर सकता है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देश में शिक्षा का अधिकार विधि के रूप में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए ये भी गलत है। देश में जो शिक्षा का अधिकार है ये विधि के रूप में प्रवर्तित है। यानी कि अनुच्छेद 21A में इसे आपको पता ही होना चाहिए कि इसको मौलिक अधिकारों में रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे की जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में रखा गया है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर होगा आपका ना तो एक और ना ही दूसरा। 24वां प्रश्न है अब आपका, लेखांश के अनुसार बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने में परंपरागत बाधाएं क्या क्या हैं। यानी बालिकाएं जो शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं तो उनके लिए क्या क्या परंपरागत यहाँ पे बाधाएं हमें देखने को मिल रही हैं। पहला है इसमें माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने में असमर्थता, समाज में बालिकाओं की भूमिका के विषय में रूढ़िवादी सोच,
बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध पूर्वाग्रह, शिक्षा की अनुपयुक्त प्रणाली। देखिए यहाँ पर जो बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने में जो परंपरागत बाधाएं हैं वो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल नहीं है। यानी माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखे जाने पर कानूनी लड़ाई में लड़ने में असमर्थता, ये इस लेखांश के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। समाज में जो बालिकाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच बनी हुई है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा बालिकों की जो बौद्धिक क्षमता के लेकर लोगों ने जो पूर्वाग्रह बना लिया है अपने मन में कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, वो उन्हें तो घर का ही काम करना है, तो ये भी एक सबसे बड़ा घातक है। इस वजह से भी लड़कियां शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा शिक्षा की अनुपयुक्त प्रणाली, इस शिक्षा की जो प्रणाली है वो मौजूदा आपके कह सकते हैं जो भी आपकी मौजूदा सिचुएशन है या मौजूदा जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाने में समर्थ नहीं है। ये आपका लास्ट वाली लाइन बोली गई है कि बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के विरुद्ध एक दुराग्रही पूर्वाग्रह हमारी पूरी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त है और शिक्षा प्रणाली इसे दूर कर पाने में असमर्थ रही है। यानी शिक्षा प्रणाली हमारी इस प्रकार की नहीं है जो हमारी सांस्कृतिक विविधता में व्याप्त जो दुराग्रह है या पूर्वाग्रह है उसको दूर कर पाए। यानी शिक्षा प्रणाली में भी हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन आपका सही है, 24 में का बी, तो आंसर होगा आपका बी, केवल 2, 3 और 4। 25वां प्रश्न है अब आपका यहाँ पर, लेखांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल गलत है। शिक्षा का अधिकार विधिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है। पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ बताई गई है, सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश की शिक्षा प्रणाली को विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली के समान बनाना आवश्यक है। ये भी बात आपके कथन में लेखांश में कहीं भी नहीं कही गई है कि हम विकसित देशों की प्रणाली बनाएं। नहीं, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने हैं और परिवर्तन के साथ साथ क्या है, लोगों को जागरूक करना है कि मान लीजिए कोई बच्चा शिक्षा से वंचित हो जा रहा है तो बच्चा तो नहीं जा पाएगा, बच्चा तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति उसके साथ उसके अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा कानून को भी सोचना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा न्यायपालिका को भी सोचना पड़ेगा कि वो जजमेंट जल्दी दे। अगर जजमेंट 8 साल बाद 10 साल बाद जजमेंट आता है तो फिर उस जजमेंट का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब तक तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, अपनी बाल्यावस्था खो देगा, फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा। तो ये भी हमें देखना चाहिए। यानी कि हमें यहाँ पर न्यायपालिका के स्तर पर, लोगों की सोच के स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका फिर से भाई ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। 26वां आपका प्रश्न है इसी लेखांश से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस लेखांश के मूल संदेश को व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा कथन है जो इस लेखांश के मूल संदेश को व्यक्त कर रहा है। भारत ने यह घोषणा कर दी है कि देश के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। वयस्क समाज शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने हेतु इच्छुक नहीं है। शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली को शिक्षा के अधिकार के मुद्दे के प्रति उन्मुख होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो मूल संदेश क्या है, अंतिम पैराग्राफ पर आप जाएं तो यहाँ पर ये पूरा जो पैराग्राफ केंद्रित हो गया है ये बालिका शिक्षा पर केंद्रित हो गया है। यानी खास करके बालकों की शिक्षा की बात ही छोड़ दीजिए, बालिका शिक्षा का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि एक पूर्वाग्रह बन चुका है हमारे माइंड में, एक रूढ़िवादी सोच है बालिकाओं के प्रति। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है, ये इसका जो अंतिम पैराग्राफ कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार की विशेषकर बालिकाओं हेतु सुरक्षा करना हमारा ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ 26वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस लेखांश के निष्कर्ष को व्यक्त करता है। समाज बालिकाओं की बौद्धिक क्षमता के प्रति एक दुराग्रही पूर्वाग्रह से ग्रसित है। बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष हेतु वयस्कों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु कानूनी लड़ाई बहुधा लंबी और निषेधक होती है। बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है। देखिए यहाँ पर डी वाला कथन आपका ज़्यादा सटीक बन रहा है। यानी कि जो शिक्षा बच्चों को बचपन में दी जा सकती है उसको हम बड़े होने पर या फिर जवान होने पर नहीं दे सकते हैं। यानी कि वही बात है, बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई तो बाद में हम 21-22 साल या 23 साल की उम्र में दे देंगे, तब तक तो उसकी उम्र निकल जाएगी, तब तक तो उसका जो रुचियां हैं, क्रिएटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। तो जरूरी ये है कि जो चीज़ जिस अवस्था में के लिए होनी चाहिए उसे उसी अवस्था में वो मिले। तो बाल्यावस्था में प्राप्त होने वाली शिक्षा का कोई भी पर्याप्त प्रतिस्थापन नहीं है, यानी कि वो उसी अवस्था में मिलनी चाहिए। तो यहाँ 27वें का आंसर है आपका डी वाला। आज के हमने पार्ट 1 में आपके जो लेखांश वाले प्रश्न थे वो कवर कर लिए हैं। अगला वाला जो आपका पार्ट 2 आएगा उसमें हम
आपके सी सेट 2011 का मैथमेटिक्स और न्यूमेरिक वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि मैं आपका जो अंग्रेजी वाली जो आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो यहाँ पर कवर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है सन 2014 में यूपीएससी ने ऑफिशियल रूप से अंग्रेजी बोधगम्यता हटा दी है। यानी वर्तमान की अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे सी सेट के तो कहीं भी अंग्रेजी बोधगम्यता आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगा। 12 से 13 प्रश्न हैं आपके 2011, 12 और 13 के पेपर में, वो मैं स्किप कर दूंगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और आई होप आपके अंदर जो सी सेट को लेकर डाउट थे वो भी डाउट भी क्लियर हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, बने रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।